हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। और ये जो मेरे चेहरे पे आज मुस्कान दिखाई दे रही है, उसका एक राज बता दूं कि हमारे जो स्टाफ में बेहतरीन जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने आज मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई अपनी कोचिंग के बारे में। तो मैं उस जान के खुश हुआ, तो आप तक भी उसको डिलीवर कर देता हूँ कि 25 तारीख को आप सभी के लिए हमने एक ओपन सेमिनार रखा है। जो भी बच्चे यहाँ पर यूट्यूब पे वो देख रहे हैं और अभी तक जो हमारी क्लासेस होती आई हैं, उससे ये समझ गए होंगे कि हमारा कंटेंट और टीचरों से ये बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगा कि बेहतर है खराब है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। हमारा कंटेंट एक अच्छे कंटेंट के रूप में आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये कंटेंट अच्छा है आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करेंगे तो हो सकता है प्रीलिम्स में रह जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि आप मेंस ना दे पाए अच्छे से। दोनों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम अपनी क्लासेस में वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट बॉक्स में भी आता है, हमारी टीम भी एडवाइस देती है, या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एडवाइस देते हैं कि सर ऐसा किया जाए तो हो सकता है और ज्यादा चीजें अच्छी हों। वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम भी एक मानव ही हैं, तो सारी चीजें तो हम डिलीवर कर दें ऐसा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ये आपसे वादा है, आपसे पूरा विश्वास है, आपको दिलाते हैं कि हम वो सारी चीजें करेंगे जिसकी वजह से आप ये कह पाए कि विज्ञान धर्म आईएएस में या किसी भी चीज की कमी नहीं रही। आप एकदम खुल के ये कह पाएंगे कि हम जहां पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन। ठीक है, क्या कह पाएंगे? हम जहां पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन है। और बेहतरीन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहलवा रहे हैं, क्योंकि आप एक दिन कहेंगे खुद। तो अभी तक जो हमारी क्लासेस हो चुकी थी वो आपको प्राचीन भारत से स्टार्ट करके हम चीजें स्टार्ट कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक जो बुद्धा चल रहा था, बौद्ध धर्म जो चल रहा था, उसमें सेकंड क्लास जो आपकी है वो आपके सामने है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसमें परिचय देखा, हमने उनके बारे में देखा कि उस तरीके की क्या टीचर्स थी, फिर उसमें हमने देखा था परिषद जो हुई है 4, उसमें। अब आते हैं अपने आगे की क्लास की बात पर। बुद्ध धर्म की शाखाएं। अब शाखाएं क्या होती हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पौधा, यहां से समझ में आना चाहिए आपके। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में इसलिए आना चाहिए कि अगर वृक्ष है, उसका एक हाथ इधर जा रहा है, इसका एक हाथ इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी 2 हाथ हैं। और जब 2 हाथ हैं तो ये हाथ कुछ और काम कर रहा होगा, ये हाथ कुछ और काम कर रहा होगा। तो यही बात यहां दिखाई देती है कि यहां पर शाखाएं जब शब्द लिख गया तो शाखाओं का मतलब हो गया कि एक की विचारधारा कुछ और होगी और दूसरे की विचारधारा कुछ और हो जाएगी। ठीक है, दूसरे की विचारधारा कुछ और हो जाएगी। अब देखिए, हम चीजों को समझते हैं, उनको जीते हैं, फिर उनके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि महायान एक शाखा दिखाई दे रही होगी, महायान के बाद एक हीनयान शाखा दिखाई दे रही होगी, हीनयान के बाद थेरवाद और थेरवाद के बाद वज्रयान। इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करने पर हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक पूरे डिटेल में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ चीजें और देखते हैं। बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक मीन्स होता है कि जो आपकी बास्केट है उसमें क्या है? किताबें। और कितनी है? 3। त्रि का मतलब 3, और पिटक का मतलब आपकी जो पुस्तक की बास्केट है। ठीक है, किताबों की टोकरी जिसमें कितनी किताबें हैं? 3 किताबें हैं। और वो कौन कौन सी किताबें हैं? एक है आपकी विनय पिटक, विनय पिटक के बाद दूसरी किताब है सुक्त, सूत नहीं, सुत, ता 2 बार, सुत, सूत नहीं है, पचला लिख दिया वो सूत। सुक्त पिटक, जिसमें क्या है अभी बात करते हैं।
और फिर तीसरी किताब है अभिधम्म पिटक। तीनों किताबों का जब एक साथ इकट्ठा कर रख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में जो पहली किताब है जिसका नाम है विनय पिटक, वो क्या है? मठवासी जो जीवन है उस पर कौन कौन से रूल लागू होते हैं वो बात यहां पे बताई गई। कौन से लोग? मठ के लोग। फिर उसके बाद सुक्त पिटक कौन सी किताब है? जिसमें जो बुद्ध की पढ़ाई गई टीचिंग्स हैं उनके बारे में बताई गई बातें हैं वो है। फिर अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक विश्लेषण है, उनके आइडियोलॉजी है, दर्शन है उनका, उसके बारे में बताया गया। तीनों किताबें समझ में आ गई किस किस चीज से है? पहली किताब विनय पिटक जो कि मठों में रह रहे लोग जो भिक्षु हैं उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बारे में है। फिर सुत्त पिटक है, उसमें जितनी भी शिक्षाएं हैं धम्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो बताई गई हैं। फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक उनका जो दर्शन दिखाई देता है वो। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपको दिखाई देता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका भारतीय संस्कृति में उनके धर्म का क्या मिलता है, योगदान क्या है, ये चीज हमें पढ़नी होगी। भारतीय संस्कृति पे बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव दिखता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सीधे सीधे एक बात समझ में आती है कि ये लोग सबसे पहली बात तो पढ़ाई पे जोर दे रहे होंगे, जन जन लोगों तक अपनी चीजें पहुंचाने की बात कर रहे होंगे। एक चीज समझ में आ रही होगी, युद्ध वगैरह को डिनाई करेंगे कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो एक अहिंसा की अवधारणा ये सामने लेके, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो देश है उसको सर्वोपरि बताने की बात है। भारत की जो कला और संस्कृति है उसमें सीधे सीधे एक बात समझ में आती है, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे तो उसमें गौतम बुद्ध को लेकर पूरी की पूरी एक पार्ट में उनकी मूर्ति कला की शैली में, जैसे कि इस बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है मूर्ति कला को लेकर, हो सकता है कि वो गौतम बुद्ध की मूर्ति कला को लेकर अगले साल क्वेश्चन पूछे, गांधार शैली के बारे में क्वेश्चन पूछे। ये हम सीधा सीधा पढ़ रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर में कि जब हम मूर्ति कला पढ़ते हैं तो उसमें गांधार शैली है, मथुरा शैली है, तो समझ में आ रही होगी कि वहां किस तरीके से उनका वर्णन किया गया है। क्लियर? फिर एक शब्द दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, स्तूप। स्तूप भी हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थापत्य कला का टॉपिक दिखाई देता है। स्थापत्य कला एक मेन टॉपिक है और उसके अंदर एक सब टॉपिक क्या दिखाई देता है, स्तूपास। स्तूपास क्या होते हैं? 4 तरीके के स्तूप बनते हैं। एक होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स रखे जाते हैं, एक होता है जिसमें आपके यूज किए हुए वस्त्र आभूषण रखे जाते हैं, एक होता है जो आपके अनुयायी हैं उनसे जुड़ी हुई चीजों के द्वारा बनाए जाते हैं, और एक होता है कि जो आपके अनुयायी लोगों ने याद करके आपको बनवा दिए हैं वो। 4 तरीके के होते हैं। ये सब पढ़ रहे होंगे हम उसमें, एकदम विदाउट टेंशन आप लोग पढ़ें, मस्त चीजें सीखते जाएं। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको भी मैं बताऊं कि ये पूरा कंटेंट जो मेंस का आपको बताया जा रहा है, आप बहुत लकी हैं कि ये कोचिंग की बहुत बड़ी पहल है कि आप तक ये सारी चीजें पहुंचाई जा रही, ठीक है। इसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि तक्षशिला आपने नाम सुना होगा, नालंदा नाम सुना होगा, विक्रमशिला नाम सुना होगा। ये सारी की सारी जो विश्वविद्यालय हैं उनको टीचर्स की फॉर्म में बढ़ावा देने के लिए इनमें जोड़ देंगे, ठीक है। एक भाषा नजर आती है पाली, तो पाली भाषा में ये चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं कि ये जो 3 किताबें मैंने अभी लिखी थी ये सारी की सारी किस भाषा में है? पाली भाषा, ठीक। तो पाली भाषा बहुत मेन भाषा के रूप में यहां दिखाई दे रही होगी। अगली अगर हम फॉर्म पे चले, स्लाइड पे चले, तो यहां से क्लियर समझ में आता है कि हम जो हेडलाइन डालेंगे वो डालेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को की विरासत स्थल। अब ये यूनेस्को कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं कि किसी का भी मन आएगा वो यूनेस्को की साइट बन जाएगी। यूनेस्को क्या करता है?
बहुत सोच समझ के साइट्स को देता है दर्जा। ठीक है, तो वो विरासत स्थल देखेंगे जो कि इन्होंने दिए हैं। अब पहला है नालंदा, और नालंदा कहां पड़ता है? बिहार। बहुत बढ़िया, बिहार में पड़ता है नालंदा। और नालंदा क्या है? नालंदा है पुरातत्व जो विभाग है, उन्होंने ये खोजा कि नालंदा एक विश्वविद्यालय जो कि अभी फिर से बन रहा है कि नहीं बन रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बन रही है ना। हाँ, तो ये करंट से भी टच हो जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी अगर जब बनाई जा रही है मोदी जी और बिहार गवर्नमेंट के दोनों पैचअप के द्वारा, तो क्यों बनाई जा रही है, उसका क्या रीजन है। नालंदा ऐसे थोड़े, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है। सांची, सांची में क्या मिलता है? स्तूप, है ना, तो स्तूप वहां का। और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश। और बुद्ध स्मारक जो है वहां का, वो यूनेस्को की क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा उसको मिला। फिर अगला आते हैं बौद्ध गया। अब बौद्ध गया में क्या था? बौद्ध गया में बुद्ध से क्या रिलेटेड है? ज्ञान। बहुत बढ़िया, ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? ये भी बिहार। अगला है अजंता की गुफाएं, और अजंता की गुफाएं कहां पड़ती हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। यहाँ पे जो बौद्ध हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई चित्रकलाएं हैं, और उनको जो भी चित्रकलाएं नंबरिंग है उसमें हम कब पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर में सीधा सीधा ये टॉपिक फिर से रिवाइज होगा, जिसमें हम चित्रकला पढ़ रहे होंगे, उसमें हम इसे बहुत ब्रीफ में देखेंगे। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी। अब हम ये देखें कि हीनयान वगैरह जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, उनकी क्या एक सोच है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि भगवान महात्मा बुद्ध को किसका अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का। और कौन से नंबर का अवतार माना गया है? 8वें नंबर का। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हीनयान, कौन सा? हीनयान क्या करता है? इनको अवतार नहीं मानता। इनको क्या कहता है कि ये कोई भी अवतार नहीं थे, ये केवल एक महापुरुष थे। जबकि महायान जो है, महायानी के लोग जो हैं वो क्या मानते हैं? ये ईश्वर का अवतार थे। भगवान बुद्ध जो विष्णु है उनके अवतार थे, और कौन से नंबर के? 8वें नंबर। ठीक है, इसी वजह से वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। ठीक, हीनयान शील और समाधि। अब ये शील समाधि तुम्हें याद है क्या है? ये देखो, यस, 4 आधे सत्य बताए थे मैंने, उसके आखिरी में 8 पॉइंट थे, उसमें प्रज्ञा, शील, समाधि। याद आया? प्रज्ञा, शील, समाधि। और समाधि और शील, इन्हीं पे क्या बात चल रही है? ये देखो, ये बात लिखी है कि हीनयान शील और समाधि प्रधान है। ये जो बात करते हैं, ये कौन करते हैं? हीनयान। और ये जो बात करता है वो महायान। अब प्रज्ञा में कौन कौन सी हैं? 3 बातें हैं। कौन कौन सी है? दृष्टि, वाक और संकल्प। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन फॉलो करता है? महायान फॉलो करते हैं। बाकी की जो 5 हैं वो आपकी हीनयान फॉलो करते हैं। बहुत ही बढ़िया। महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। हीनयान व्यक्तिगत प्रत्यय जो होते हैं उनकी बात करता है। ऐसी अवधारणाएं चलती हैं कि जो महायान वाले लोग हैं वो सॉरी वो सारी की सारी चीजें ऐसी करेंगे जिसके थ्रू ये हमें पता चलेगा कि चीजें कैसे करनी है, क्या करनी है। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से उस पर बात रखी जानी चाहिए। हीनयान और महायान में अंतर। क्लियर? क्या है टॉपिक? हीनयान और महायान में अंतर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हीनयान और महायान 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। किसकी? बौद्ध धर्म की।
तो हीनयान जो होता है वो शील और समाधि, जो कि अष्टांगिक मार्ग है, उसके दो पार्ट्स हैं, उसको फॉलो करता है। और महायान जो आपका पार्ट होता है वो आपकी प्रज्ञा को फॉलो करता है और करुणा को फॉलो करता है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेते हैं, उनको बारे में समझते हैं। हीनयान वस्तुतः एक छोटा वाहन होता है, उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, हीन छोटा, छोटा वाहन है, जैसे परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है। उसके शब्द में क्लियर समझ में आ रहा होगा, हीन, हीन भावना से कोई अगर कोई देख रहा है तो मतलब उसमें छोटा है और उसे हीन भावना से देखा जा रहा है, छोटी दोषपूर्ण वाहन के रूप में देखा जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या उनकी जो बेड़ों की बात का सिद्धांत है उस पर बात करते हैं। ठीक है, किस पर बात करते हैं? जो बुद्ध की मूल टीचिंग्स है उसके, ठीक है, या बड़ों के सिद्धांत की विश्वास करते हैं। यह मूर्ति पूजा, इसमें क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे। और ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? ये एक महापुरुष थे, इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और आत्मानुसार तथा ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म का क्या सबसे बड़ा मोटिव था? आत्मज्ञान। और ये किस तरीके से ये पाएंगे? आत्म अनुशासन और ध्यान। क्लियर? जैसे आखिरी में आपको पता होगा, जब समाधि की बात कर रहे हैं तो समाधि क्या होता है? ध्यान लगाना ही तो होता है। समाधि लेना क्या होता है? ध्यान लगा के ही तो बैठे रहते हैं उसमें। तो ये ध्यान लगाने की बात कर, ठीक है। अब थेरवाद जो एक हमने और देखा था, थेरवाद हीनयान संप्रदाय का ही एक हिस्सा है। क्लियर? थेरवाद क्या है? हीनयान संप्रदाय का ही एक हिस्सा दिखाई देता है। अब आते हैं महायान पर। बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय बुद्ध को क्या मानता है? देवता मानता है। और किसके रूप में देखता है? 8वें अवतार ऑफ विष्णु। ठीक है, इसी वजह से ये क्या करेंगे? मूर्ति पूजा किया करेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे। यह उद्भव उत्तरी भारत और कश्मीर में हुआ। अब कश्मीर में एक मीटिंग हुई है कुंडलवन में, वो किसने करवाई? अभी पिछली स्लाइड में देखी थी, मतलब पिछली क्लास में देखी थी। याद रखो भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये देखो, ये करवाई है कनिष्क। का से कुंडलवन, का से कनिष्क। क्लियर? तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद जब कनिष्क ने ये मीटिंग कराई थी तो यहां पर एक चीज दिखाई देती है कि उत्तरी भारत, अब ये उत्तरी भारत का मतलब समझ में आ रहा है? ये जो हिस्सा है उत्तर वाला, ये उत्तरी भारत कहलाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कश्मीर भी आता है, उत्तर भारत भी दिखाई देता है, मथुरा दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तरी भारत और कश्मीर में ये हुआ। वहां से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी कुछ एरिया में बौद्ध धर्म फैला, वो इसी तरीके के महायान वाले लोग फैले। अब ये दिखाई कैसे देता है? अफगानिस्तान में मूर्तियां किसकी दिखाई देती है? बुद्ध की दिखाई देती है। और बुद्ध की जब मूर्ति दिख रही है तो कौन सा यान होगा? वो महायान होगा। नीचे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं तो किसका यान होगा? महायान होगा। क्लियर? महायान मंत्रों में विश्वास करता है। अब मंत्रों में विश्वास क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार मानना है, तो इसलिए मंत्रों में विश्वास करेगा। इसके मुख्य जो सिद्धांत सभी प्राणियों के लिए दुख से सार्वभौमिक मुक्ति की संभावना पर आधारित होते हैं। इसलिए इस संप्रदाय को महायान या महान वाहन कहा जाता है। जब ये बहुत सारे लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में लेके चलेगा तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? महान यान, जो ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चल रहा है। क्लियर? ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चल रहा है, इसीलिए इसको महायान कह दिया जाएगा। इसके सिद्धांत भी बुद्ध और बोधिसत्वों की जो प्रकृति, अवतार, उनके अस्तित्व पर आधारित होंगे। और यह बुद्ध में विश्वास रखने के लिए खुद को समर्पित समझेंगे। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो भगवान बुद्ध को ये भगवान मानते, भगवान, और भगवान मानने की वजह से ये लोग क्या करेंगे? उनकी मूर्ति पूजा करेंगे, मंत्र करेंगे, लोगों को फल फैलाएंगे और बहुत ज्यादा एरिया तक
इसको विस्तृत रूप से पहचान। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको समझ में रहनी चाहिए। अब मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो आज क्लास को रोकेंगे, कल की क्लास में करेंगे। कल पूरा मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दिखाई देता है कि मेंस में ये कई बार क्वेश्चंस इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या आप महात्मा बुद्ध को पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में देखते हैं? अगर हां तो अपने शब्दों में समझाएं। और आप सभी से ये उम्मीद है कि आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे, और आंसर राइटिंग करने के बाद उसकी एक फोटो लेके आप कमेंट बॉक्स में उसको पैच करके डाल सकते हैं, मैं उसे चेक करूंगा और कल इसका मैं आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा और इस पे पूरी डिटेलिंग में बात की जाएगी। फिर इसमें एक लास्ट में और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आप वो भी रख लीजिए, उसकी भी आंसर राइटिंग रखिए, जो कि आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लिखिए, इस पे भी कल बात की जाएगी। महात्मा बुद्ध के नैतिक विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, चर्चा कीजिए। इस पे आपको आंसर लिखना है। यहां जो बच्चे बैठे हैं उनको भी आंसर लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और इसका कल आंसर लेके और उसके जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें अपने आंसर की फोटो कॉपी करके फोटो लेके भेज दें। मैं चेक करके आपको उसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। कल तो मैं इसको बताऊंगा ही, लेकिन आप जो आंसर भेजेंगे उससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक आंसर लिखें, फॉर्म बताएं, पिछले वाले क्वेश्चन का भी दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहें। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और जितनी भी क्लासेस पढ़ रही हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, उनका फायदा उठाइए। और 25 तारीख को जो बच्चे मुखर्जी नगर में यहाँ दिल्ली में हैं वो हमारी कोचिंग में आके सेमिनार अटेंड करें, उसको एक सक्सेसफुल सेमिनार बनाएं और जो हम आपको देना चाहते हैं वो आप समझें कि हम क्यों ये मुहिम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, स्माइल करते रहें।